जो खबरें चल रही थी कि अजित पवार बीजेपी में जाएंगे, एक समीकरण बनेगा, उसे कैसे देखते हैं? ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो भूकंप होंगे। मैं आज भी उसी बयान पर अमल हूँ कि दो भूकंप होना अनिवार्य है महाराष्ट्र की राजनीति में। अजित पवार की बात अगर यहाँ पर है तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी के साथ हूँ, राष्ट्रवादी के साथ ही रहूँगा। लेकिन जो हमने बयान दिया है कि भैया दो भूकंप होंगे, मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की इलेक्शन ख़त्म होते होते ही ये दो भूकंप होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये दो क्या भूकंप है? होंगे क्या, मतलब किस तरह आप? नहीं, मेरे ख्याल से अभी अजीत मैं अगर कहूँ कि इसमें अगर अभी ही खोल दूँ तो मेरे ख्याल से लोगों को जो चार्म लगता है ऐसे न्यूज़ में, क्योंकि अभी की न्यूज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि एक एंटरटेनमेंट है लोगों को, और उसी में कुछ लोग अपना जीते भी है, उसमें आनंद भी मनाते हैं। तो मैं उनका आनंद छीनना नहीं चाहता हूँ। वो अपनी अपनी कल्पनाएं जो उसको वो रंगाते रहे, कलर करते रहे, यही उम्मीद करता हूँ मैं। और हमने पिछले बार भी देखा था कि पहले अजित पवार मतलब मीडिया में कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन ही वो जो है शपथ लेते हैं। तो क्या इस बार भी हो सकता है वैसा कि मीडिया को कुछ और कहें और कर कुछ और रहे हों अजित दादा? देखिए, वेट एंड वॉच। आपको क्या लगता है? मैंने वही कहा ना, दो वेट एंड भूकंपों वॉच। से एक भूकंप वो था जो होने वाला था। नहीं, मैं आप भी कह रहा हूँ कि दो भूकंप बाकी है इलेक्शन के बाद। कल ही संजय राउत ने कहा है कि विधान भवन के उन्हें आंकड़े बताए कि असेंबली में जो है 180 से लेके 185 जो है आंकड़े आएंगे, एमवीए जो है वो 40 पार करेगा। आपको क्या लगता है कि समीकरण क्या होने वाला लोकसभा के टाइम पे और असेंबली के टाइम पे 2024? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो दो भूकंप है उसके बाद में कई राजनीति बदलेगी, और आज के जो समीकरण है वो समीकरण आपको नहीं दिखाएंगे, नई समीकरण उभरते हुए आपको दिखाई देंगे। सर, नई सरकार बनते हुए हम देखेंगे 2024 में बीजेपी हारते हुए देखेंगे? मैं इस पर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ही अपनी राय दूंगा। कर्नाटक के इलेक्शन में आप कैसे देखते हैं, कुछ उलटफेर वहां पे होने वाला है? देखिए, कर्नाटक के इलेक्शन में जो है, अगर मान लो कांग्रेस आपस में नहीं लड़ती है, या मान लो हम लोग जो ऑपोजिशन में हैं वो डिवीज़न अगर नहीं होने देते हैं ज़्यादा पैमाने पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी वहाँ पे रिटर्न आना मुश्किल हम लोगों को दिखाई देती है। मैं 10 दिन के लिए कर्नाटक के चुनाव में सहयोगी हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ, और हम लोग डेलिकेसी के साथ वहाँ पर अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम लोग की भूमिका से हम लोग ये देखेंगे कि ना कुमार स्वामी जो जेडीएस है उसको तकलीफ़ हो, ना कांग्रेस पार्टी जो है उसको कहीं तकलीफ हो। हमारा लक्ष्य यही होगा कि 2024 की शुरुआत कर्नाटक से हुई, ऐसा मैं लगता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि महाराष्ट्र के कॉरपोरेशंस के चुनाव यहाँ पर होंगे और वहीं से शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसको पोस्टपोन किया है, इस इलेक्शन को डर के मारे उन्होंने पोस्टपोन किया है। आज भी हाई कोर्ट में महाराष्ट्र की जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सेडिशन की केस लागू होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन उसकी लेने की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन बेंच के पास ये सुनवाई थी, उस बेंच को हाई कोर्ट के माध्यम से ही रोक लगा गई है कि वो इस मैटर को ना सुने। अगर वो आज सुनाई होती तो मेरे ख्याल से फैसला उसका आज ही आज होता, लेकिन उसको रोकने की बात जो है वो बड़ी पैमाने पर वहाँ पे शुरुआत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में ही उसका फैसला होगा। लेकिन अभी जो है 2024 का रास्ता जो है वो कर्नाटक से गुजरता है। अगर मान लो हम लोग कामयाब हुए बीजेपी को रोकने में,
तो फिर 2024 का खेल जो है वो अलग ही है, इसको आप ध्यान में रखें. निवडणुका आणखीन पुढे ढकलल्या गेल्यात असं वाटतं. जे मुंबईच्या कॉर्पोरेशन किंवा महाराष्ट्राच्या कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका झाल्या असत्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर माझ्या अंदाजानं देशाच्या राजकारणाची दिशा ही ठरली असती असं मी त्या ठिकाणी मानत होतो. परंतु महाराष्ट्राच्या इलेक्शन्स ह्या असणाऱ्या सरकारने पुढे ढकलल्या याचं एकच कारण आहे की ते पुन्हा जिंकू शकत नाही, हे आता अधोरेखित झालेलं आहे. इमिजिएट इलेक्शन जे आहेत त्या कर्नाटकाच्या आहेत आणि म्हणून कर्नाटका म्हणजे दिल्लीचा रास्ता मी असं म्हणतो की वाया कर्नाटक आहे अशी असणारी परिस्थिती आहे. जर सगळे विरोधी पक्ष BJPला थांबवू शकले तर मग 2024चा लोकसभेचा जो खेळ आहे तो वेगळा आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. आणि म्हणून आम्ही असणारा 15 जागा कर्नाटकमध्ये लढतो आहोत. कर्नाटकची रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जे कर्नाटक आहे ते 15 जागेंवरती लढतात आहेत. त्यांनी मला असं विनंती केली आहे की मी त्यांच्या प्रचाराला यावं, मी त्यांच्या प्रचाराला जाणार आहे. परंतु त्याच्याचबरोबर काँग्रेस आणि कुमारस्वामी JDS या दोघांमधला टकराव होणार नाही हेही आम्ही असं त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आणि दोघांच्या टकरावमध्ये तिसऱ्याचा फायदा होऊ नये हेही त्या ठिकाणी आम्ही असं पाहणार आहोत. आणि म्हणून एकंदरीत मला असणाऱ्या परिस्थिती दिसते की BJP रिटर्न होणं हे जरा कठीण दिसते अशी परिस्थिती आहे कर्नाटकमध्ये. पंतप्रधान पदाचा चेहरा नाही असं म्हटलं जात आहे की कोण आहे विरोधकांकडे पंतप्रधानाचा चेहरा दाखवा. ते ज्यांची नावं घेतल्या जातात मग नितीश कुमार असेल, राहुल गांधी असेल, ममता बॅनर्जी असेल, नवीन पटनायक असेल, स्टॅलिन असेल, ही सगळीजणं प्राईम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. यांच्यामध्ये काबिलियत आहे प्राईम मिनिस्टर होण्याची, नाही अशी नाही. देश व्यवस्थित चालू शकतात का? चालू शकतात. पण प्रश्न यांच्या फेसचा नाही. प्रश्न हा आहे त्याच्यामध्ये की निवडून गेलेले खासदार हे कोणावरती अधिक विश्वास ठेवतील तो पंतप्रधान होईल अशी असणारी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे हा जो नरेंद्र मोदीचा जो फेस आहे त्या नरेंद्र मोदीच्या फेसने आपण असं बघितलं की पुलवामा झालं आणि एकही कॅबिनेट मंत्री आज अमित शहाला हे विचारायला तयार नाही की तुम्ही हेलिकॉप्टर का दिलं नाही, म्हणजे किंवा एअरक्राफ्ट का दिलं नाही. पुलवामा झालं त्यावेळेस मी एकटाच होतो की असणारा शंका व्यक्त केली होती की हा घातपात आहे आणि याची पूर्णपणे चौकशी केली पाहिजे. प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की आपण हे जे वन मॅन शो आपण जे करायला बघतोय त्या वन मॅन शोमध्ये अमेरिकेसारख्या खालच्या स्तरावरती जी इंडिपेंडन्सी आहे ती इंडिपेंडन्सी आपल्याला असणारा भारतामध्ये दिसत नाही. तिथे अजूनही गुलामीचे असणारे अवशेष आपल्याला शिल्लक आहेत अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून जी सिस्टम आपल्याकडे असणारा पार्लमेंटरी सिस्टम आलेली आहे तीच पार्लमेंटरी सिस्टम जी आहे ती माणसाला गुलामीतून बाहेर काढते आणि व्यक्तिगत त्या ठिकाणी श्रद्धा वाहण्याची संधी देत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. सर, शेवटचा प्रश्न विचारतो. अजितदादा पवार भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेवर आहेत. जवळपास एक गट त्यांचा जातोय, त्याला मुख्यमंत्री पद दिलं जाते. तुमचं निरीक्षण काय सांगितलं दिलं जाईल? मी असं म्हणतोय त्याच्यामध्ये की आपण अजित पवारांनी ज्यावेळेस सांगितलं की मरेपर्यंत मी असणारा राष्ट्रवादीत राहणार, विश्वास ठेवा ना. आपण क्वेश्चनिंग का करतोय?